हेलो गाइज, कैसे हैं आप सब। आप सब अच्छे होंगे, अपनी तैयारी अच्छे से करते हैं और कर रहे होंगे। चलिए आज शुरू करते हैं सीडीपी की क्लास। सीडीपी के कुछ क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट हैं और आए हुए हैं पेपर में, तो उनका डिस्कशन करते हैं और आप उसको अच्छे से पढ़िएगा, ध्यान से देखिएगा, नोट्स करिएगा, जिससे क्या करते हैं कि आए एग्जाम में तो गलत न हो। तो चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1, ध्यान से देखिए क्या लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है, थार्नडाइक निम्नलिखित में से थार्नडाइक का सिद्धांत पूछा गया है। थार्नडाइक थार्नडाइक का संबंध किससे है? थार्नडाइक का संबंध किससे है? तो सबसे पहले थार्नडाइक के बारे में कुछ जान लीजिए। थार्नडाइक प्रथम शिक्षा मनोवैज्ञानिक हैं। प्रथम शिक्षा मनोविज्ञानी हैं। इनका प्रयोग बिल्ली पर किया गया था। इनके 3 मुख्य नियम हैं। 3 मुख्य नियम दिए। इसमें पहला है तत्परता का सिद्धांत। तत्परता का सिद्धांत, इस सिद्धांत में ये आता है कि कोई भी बच्चा या व्यक्ति किसी काम को करने के लिए कितना तत्पर है। जितना ज़्यादा तत्पर होगा वह काम उतना ही आसानी से होगा। तो इनका जो पहला नियम था मुख्य नियम में, तत्परता का सिद्धांत, कोई भी व्यक्ति किसी भी काम को करने के लिए कितना तत्पर है, ये दिखाता है तत्परता का सिद्धांत। अगर आप कोई भी काम करने के लिए तत्पर हैं तो आपका 50% काम हो चुका है और 50% ही काम बचा है। तो दूसरा नियम, इनका दूसरा जो नियम मुख्य नियम है, ये था अभ्यास का नियम। अभ्यास का नियम, किसी काम को करने के लिए आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। किसकी? प्रैक्टिस की। जब आप बार बार किसी चीज़ का प्रैक्टिस करते हैं तो क्या करते हैं कि एक बार जितना समय लगेगा उसके बाद जब दोबारा हम करेंगे तो उससे कम समय लगेगा। इसका मतलब वो चीज़ें हमें आने लगती है, उसमें हम कौशल प्रवीण या कौशल को हासिल करने लगते हैं। तो बार बार प्रैक्टिस का सिद्धांत, अभ्यास का जो सिद्धांत है, इनका दूसरा जो मुख्य नियम था अभ्यास का नियम। चलिए तीसरा देखते हैं। तीसरा सिद्धांत इनका था, पहला था तत्परता का सिद्धांत, दूसरा था अभ्यास का, तीसरा था प्रभाव का। प्रभाव मीन्स रिजल्ट। जब कोई बच्चा किसी कार्य करने के लिए, कोई भी कार्य करने के लिए तत्पर है, तत्पर होने के बाद वह उस पर अभ्यास किया, तो अभ्यास करने के बाद जो प्रभाव दिखता है, जो रिजल्ट दिखता है, मान लीजिए
काम कोई बहुत अच्छा किया तो उसको रिजल्ट मिला, संतुष्टि का, बहुत अच्छा हुआ काम, संतुष्ट हो गया, वेरी गुड, उसको इनाम मिला। तो संतुष्ट प्रभाव का नियम है, उसको क्या मिलता है कोई काम करने के लिए। तो 3 नियम थॉर्नडाइक के हो गए। इनका एक सिद्धांत है, प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल देखिए क्या है थॉर्नडाइक का। थॉर्नडाइक का सिद्धांत, थॉर्नडाइक का सिद्धांत त्रुटि एवं प्रयास का, त्रुटि एवं प्रयास का। इसका मतलब ये हुआ किसी काम को करने के लिए त्रुटि होगी, त्रुटि आपकी ट्रायल एंड एरर, इसको कहते हैं ट्रायल एंड एरर का प्रिंसिपल। ट्रायल एंड एरर, गलती करके ही चीज़ें सीखी जाती हैं। जब आप कोई भी काम करना चाहते हैं या कुछ भी करना चाहते हैं तो उसमें जो गलती होती है वो अधिगम का हिस्सा होता है, अधिगम का हिस्सा होता है। मीन्स आपको सीखने के लिए गलती होना अनिवार्य है, गलती से ही व्यक्ति सीखता है। तो इनका सिद्धांत जो था त्रुटि एवं प्रयास का सिद्धांत, ट्रायल एंड एरर, बच्चा गलती करके ही सीखता है। चलिए तो आ जाए अपने क्वेश्चन में। पहला क्वेश्चन है थॉर्नडाइक का संबंध किससे है। तो थॉर्नडाइक का जो संबंध है किससे है, अभी हमने बताया। उनका प्रयोग किस पर था, देखिए ध्यान से। ऑप्शन नंबर 1 कुत्ता, ऑप्शन नंबर 2 बिल्ली, ऑप्शन नंबर 3 बंदर, ऑप्शन नंबर 4 वन मानुष। तो उनका प्रयोग किस पर था, बिल्ली पर था। किस पर था, तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। किससे, बिल्ली से। वन मानुष, वन मानुष का सिद्धांत इनका नहीं था, इनका आगे होगा, मैं बता रहा हूँ अभी थोड़ी देर क्वेश्चन आएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दिया गया है द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म पुस्तक का संबंध किससे है। क्वेश्चन नंबर 2 ध्यान देखिए क्या पूछा गया, बुक पूछी गई है। द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म पुस्तक का संबंध किससे है। ऑप्शन देखिए, क्या संबंध थॉर्नडाइक से होगा, क्या संबंध स्किनर से होगा, क्या संबंध पावलाव से होगा, क्या संबंध एडविन रे गुथरी से होगा। तो चलिए देखते हैं। द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म पुस्तक, बुक, द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म, ये पुस्तक है स्किनर की। किसकी है, स्किनर की। ये पुस्तक किसकी है, स्किनर की। तो यहाँ से ऑप्शन क्या सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। दी बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म पुस्तक का संबंध किससे है, तो स्किनर से हो जाएगा। थॉर्नडाइक की पुस्तक का नाम है द एनिमल। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। सूक्ष्म शिक्षण का संबंध किससे है। तो सबसे पहले सूक्ष्म शिक्षण के बारे में हम जानते हैं क्या होता है। देखिए इसकी विशेषता क्या क्या होती है सूक्ष्म शिक्षण की। सूक्ष्म शिक्षण की विशेषता होती है, इसमें क्लास साइज
कम कर दी जाती है, क्लास साइज कम कर दिया जाता है, टाइम 36 मिनट दिया जाता है। इसमें क्या होता है कि आपको 6 मिनट के प्लान डिवाइड करके इसमें पढ़ाया जाता है, टीचिंग किया जाता है। तो सूक्ष्म शिक्षण माइक्रो टीचिंग कहते हैं इसको, माइक्रो टीचिंग क्या कहते हैं, माइक्रो टीचिंग कहते हैं। चलिए इसका देखते हैं प्लान क्या क्या होता है। इसमें होता है आप जो पढ़ाना है आप प्लानिंग करके आएंगे, प्लानिंग करके आएंगे आप, तो आपको करना क्या होगा, आपको टीचिंग करनी होगी। टीचिंग करने के बाद आपको करना होगा फीडबैक लेना होगा। फीडबैक के बाद क्या होगा, रीप्लानिंग होगी। रीप्लानिंग के बाद क्या होगा, रीटीच होगा। रीटीच के बाद क्या होगा, रीफीडबैक होगा। रीफीडबैक। अब देखिए उसके बाद क्या होगा, इसमें 6 मिनट टाइम दिया, 6 मिनट टीचिंग के लिए दिया जाएगा, 6 मिनट फीडबैक के लिए, रीप्लानिंग के लिए 12 मिनट, फिर रीटीच के लिए 6 मिनट और रीफीडबैक के लिए 6 मिनट। इस तरह 6 6 12 और 6 और 6, तो 6 6 12 12 24 और 6 30 और 6 36 मिनट हो जाएगा माइक्रो टीचिंग। इस तरह इनका साइकिल चलती रहती है। टीचिंग करना होगा, फीडबैक लेना होगा, फिर रीप्लानिंग करनी होगी, रीटीच करना होगा, फिर रीफीडबैक। यहाँ पर प्लानिंग करके आएंगे आप। जब स्टार्टिंग में टीचिंग करना है तो आपको पहले से प्लानिंग करके आनी होगी, यहाँ पर कोई टाइम अलग से नहीं दिया जाएगा। इस तरह माइक्रो टीचिंग में क्लास साइज कम कर दी जाती है, टाइम 36 मिनट दिया जाता है, 6 मिनट के पार्ट में डिवाइड करके आपको टीचिंग, फीडबैक, रीप्लानिंग, रीटीच और रीफीडबैक लिया जाता है। चलिए अब इसमें देखते हैं क्या पूछा गया है प्रश्न। इसमें पूछा गया है सूक्ष्म शिक्षण माइक्रो टीचिंग। माइक्रो टीचिंग का संबंध किससे है, तो थॉर्नडाइक से होगा कि स्किनर से होगा कि D.W. एलन से होगा, तो D.W. एलन से होगा। इनको ऐसे भी लिखा जा सकता है, D.W. एलन, ऐसे भी लिखा जा सकता है, तो यही सही होगा, D.W. एलन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 3 नहीं 4 होना चाहिए, 3 तो हो चुका, तो यहाँ होना चाहिए 4। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। निम्न में से कौन सा शिक्षण अधिगम का स्तर नहीं है। शिक्षण अधिगम का स्तर बताना है, तो शिक्षण अधिगम का स्तर में आता है बोध, ज्ञान, बोध, ज्ञान, एनालिसिस और सिंथेसिस होता है। तो यहाँ पर होता है विश्लेषण, यहाँ होता है संश्लेषण। बोध, ज्ञान, विश्लेषण, संश्लेषण। तो इसमें आपको बताना क्या है, इसमें बताना है कि निम्न में कौन सा शिक्षण अधिगम का स्तर नहीं है, बताना है नहीं नहीं है, तो ये तो है, ये तो है, ये तो है, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, तो आंसर आपका सही हो जाएगा। आंसर नहीं पूछा गया है, तो ए हो जाएगा। दूरवर्ती नहीं होता, अनुप्रयोग होता है, स्मृति का स्तर होता है, बोध स्तर होता है, तो ये
दूरवर्ती स्तर नहीं होगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, निम्न में से कौन सी कक्षा शिक्षण अधिगम का जनतांत्रिक बताना, रिपब्लिक रिपब्लिक बताना है कि रिपब्लिक कक्षा का वातावरण कैसा होता है या कैसा रहता है। तो रिपब्लिक जनतांत्रिक स्तर नहीं है, ये बताना है। तो चलिए देखिए, योजना बनाने के लिए रिपब्लिक होना पड़ेगा। कोई भी योजना कोई भी बना सकते हैं। अन्वेषण करने के लिए इसे नए नए खोज करना है, तो आप अपने तरीके से इसमें स्वतंत्र होंगे कौन क्या खोज। और रिपब्लिक में किसी के ऊपर एक दबाव न हो, नहीं यही करना है, इस तरह नहीं। ठीक है। और अनुप्रयोग भी अलग अलग किए जा सकते हैं, स्वतंत्र रूप से किए जा सकते हैं, तो इसको भी रिपब्लिक कहा जाएगा। अब पूछा गया है कि इसमें से कौन सा रिपब्लिक नहीं है। तो नहीं है के लिए यहाँ पर व्याख्यान हो जाएगा। व्याख्यान किसी दूसरे के द्वारा दिया जाएगा, जिससे आप चुपचाप सुन सकते हैं, उसमें बदल नहीं सकते, स्वतंत्र नहीं। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा शिक्षण का स्तर नहीं है। शिक्षण का स्तर पूछा है, नहीं है, शिक्षण का स्तर नहीं है। निम्न में से कौन सा शिक्षण का स्तर नहीं है। तो यहाँ पर बोध दिया है, स्मृति दी है, और अनुप्रयोग दिया गया है, वर्णन दिया गया है 4 ऑप्शन नंबर में। तो अब देखते हैं क्या होगा। यहाँ पर दिया है निम्नलिखित जो शिक्षण का स्तर नहीं है, तो ये शिक्षण का स्तर है। ये शिक्षण बोध ऑप्शन नंबर 1 है, स्मृति है, अनुप्रयोग है, वर्णन नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर नंबर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, वर्णन नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा, क्वेश्चन नंबर 7 जो है देखिए, निम्न में से कौन सा वृद्धि और विकास का प्रथम चरण है। चलिए वृद्धि और विकास के संबंध में देख लेते हैं। वृद्धि और विकास, सबसे पहले विकास होगा शारीरिक, सबसे पहले शारीरिक विकास होता है, फिर मानसिक होता है, फिर सामाजिक, फिर यहाँ पर भावात्मक कर दो, शारीरिक विकास, मानसिक विकास, शारीरिक मानसिक, फिर सामाजिक, फिर भावनात्मक, फिर नैतिक विकास। ये विकास का स्तर है नैतिक विकास। नैतिकता थोड़ी देर से आती है। अब इसमें पूछा है कि निम्न में से कौन सा वृद्धि और विकास का प्रथम चरण है। तो प्रथम चरण में शारीरिक हो जाएगा। तो कहीं पर शारीरिक है, ऑप्शन नंबर 1 में दिया गया है, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। सामाजिक विकास भी होता है, नैतिक भी होता है, मानसिक भी होता है। तो यहाँ पर आपको देख पहला चरण, तो शारीरिक, फिर मानसिक, फिर सामाजिक, फिर भावनात्मक, फिर नैतिक। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 8 नंबर, सीखना एक तरह के व्यवहार है। सीखना क्या है, एक तरह का व्यवहार है। कैसा व्यवहार है। चलिए, सीखना एक तरह के व्यवहार है, तो क्या है, ऑप्शन क्या सही हो जाएगा। बचाव, सीखने में बचाव होता है, सीखने में विस्तार होता है,
या सीखने में संशोधन होता है या सीखने में प्रसार होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा सीखना एक तरह के व्यवहार है, तो यहाँ पर हो जाएगा संशोधन, मॉडिफिकेशन। क्या होगा, जब आप कोई भी बात सीखते हैं तो जो भी आपको आता रहता है उसे मॉडिफाई करते हैं, तो यहाँ मॉडिफिकेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मॉडिफिकेशन हो जाएगा। उसमें आप कुछ न कुछ बदलाव करते हैं और सीखते हैं। यहाँ आंसर हो जाएगा मॉडिफिकेशन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या हो गया, 2 टाइप हो गए क्या, एक हो? चलिए ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, किंडरगार्टन विधि का प्रतिपादन किसने किया? किंडरगार्टन, बालोद्यान विधि। किंडरगार्टन कहते हैं बालोद्यान, बालोद्यान बालोद्यान विधि। बच्चा क्या है, बच्चा फूल है और शिक्षक माली है। क्या है, इस विधि में कहा गया है बच्चा फ्लावर की तरह है और शिक्षक जो है वो माली है। इसका मतलब है जिस प्रकार माली फूलों को सींच कर उनकी सेवा करके उनको बचा बचा के बड़ा करता है जिससे उसमें फूल उग सके, उसी प्रकार शिक्षक जो होता है माली की तरह होता है, जो अपने बच्चों को शिक्षित करने के लिए हर प्रयास करता है और उनके बारे में विकास के लिए नई नई रणनीतियाँ, नई नई योजनाएं बनाता है। इसलिए उनको फूल का एक बच्चा एक फूल है, उनका जो शिक्षक है माली है, बालोद्यान विधि में। तो इस विधि का प्रतिपादन क्या स्किनर ने किया? ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 2 मारिया मॉन्टेसरी ने किया। ऑप्शन नंबर 3 फ्रॉबेल ने किया। ऑप्शन नंबर 4 कुक ने किया। तो चलिए देखते हैं। स्किनर इस विधि का प्रतिपादन नहीं किया। मारिया मॉन्टेसरी पद्धति का सिद्धांत दिया। फ्रॉबेल, इसके आंसर हो जाएंगे फ्रॉबेल। कुक खेल विधि के जन्मदाता है, कुक खेल विधि के। और ये मारिया मॉन्टेसरी विधि की। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 10 नंबर देखिए, इसी में ठीक, डिसलेक्सिया संबंधित है। डिसलेक्सिया लेक्सिया आया, डिस अगर कहीं पर लगा है इसका मतलब डिसेबिलिटी है, उसमें उस चीज़ की कमी है या वो उसमें विकार है। किसी भी पहले लग जाए डिस, उसमें विकार होता है, जैसे डिसेबिलिटी, अयोग्यता या विकलांगता। तो यहाँ पर डिसलेक्सिया देखिए, डिसलेक्सिया पढ़ने से संबंधित है, लेखन संबंधी है, लेखन संबंधी है, या गणना करने में गणन संबंधी या भाषा संबंधी। तो यहाँ पर डिसलेक्सिया हो जाएगा पठन वैकल्य। ये सेम टू सेम इम्पॉर्टेंट है, एक आएगा तो इसी तरह आएगा। पठन वैकल्य, लेखन वैकल्य, गणन वैकल्य, इस तरह का ऑप्शन हमने दिया रहेगा तो आपको समझ लेना कि वही है। पढ़ने से संबंधित विकार जो है वो डिसलेक्सिया कहलाती है। लेखन विकार जो होता है, लेखन विकार में क्या होता है, इसको कहते हैं डिसग्राफिया। लेखन विकार में को कहते हैं डिसग्राफिया। और एक गणन वैकल्य को कहते हैं कैलकुलेशन संबंधित है तो डिसकैलकुलिया कहते हैं इसको, डिसकैलकुलिया। ठीक, इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर पठन वैकल्य, डिसलेक्सिया पठन वैकल्य से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, डिसग्राफिया। अभी मैंने बताया डिसग्राफिया किससे संबंधित है। डिसग्राफिया क्या ऑप्शन नंबर पठन से होगा, लेखन से होगा, गणन से होगा, ऑप्शन नंबर 4 या तो भाषा से होगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, लेखन वैकल्य।
डिस्ग्राफिया, ग्राफिया का मतलब हुआ ग्राफिया, ग्राफिया का मतलब ग्राफ बनाना। अगर कोई ग्राफ बना रहा है तो मतलब क्या है, लिख रहा है, तो लेखन संबंधी हो जाएगा ग्राफिया। अगर कोई ऐसे ग्राफ बना रहा है तो लेखन संबंधी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, लेखन संबंधी। तो डिस्ग्राफिया ग्राफ बनाने से संबंधित है, तो इस तरह याद कर लीजिएगा, डिस्ग्राफिया ग्राफ बनाना मीन्स लेखन करेगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 हो जाएगा। डिसकैलकुलिया, अभी हमने बताया डिसकैलकुलिया क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए पठन होगा, ऑप्शन नंबर 2 लेखन होगा, ऑप्शन नंबर 3 गणन होगा, ऑप्शन नंबर 4 क्या होगा, भाषा विकल्प। डिसकैलकुलिया कैलकुलेशन संबंधित है, तो ये गणित का गणन का होगा, गणना करने में आपको कठिनाई होगी। तो डिसकैलकुलिया किससे संबंधित है, गणन वैकल्य से। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 13 हो जाएगा। परामर्श तत्व, परामर्श का तत्व नहीं है, परामर्श का तत्व नहीं है मीन्स सलाह देने का या लेने का, इसमें से कौन सा तत्व नहीं है। तो संप्रेषण, अगर आप परामर्श करेंगे तो एक दूसरे से बात करेंगे, संप्रेषण कम्युनिकेट करेंगे, एक दूसरे की बात बोलेंगे तो कम्युनिकेशन होगा, ठीक है। तो वृत्तिक वृद्धि, अभी इसको छोड़ देते हैं, क्या है, साक्षात्कार भी हो सकता है। अगर आपको परामर्श लेना है तो आपसे कोई साक्षात्कार भी ले सकता है, ये भी है उसका तत्व। विश्वास भी होना चाहिए, ये भी उसका तत्व है। तो यहाँ पर वृत्तिक, वृत्तिक नहीं होना चाहिए, तो ये इसका तत्व नहीं है वृत्तिक। यहाँ पर परामर्श का तत्व नहीं होगा, वृत्तिक, वृत्तिक वृद्धि, वृत्तिक वृद्धि, वृत्तिक वृद्धि का हुआ मतलब पेशेवर, पेशेवर वृद्धि। अब इसका परामर्श से पेशेवर वृद्धि का कोई संबंध नहीं है, ठीक, इसी से सही हो जाएगा। नेक्स्ट, ए 14, क्वेश्चन नंबर 14 हो जाएगा। भाषा विकास का सिद्धांत किसने दिया, भाषा विकास का सिद्धांत किसने दिया, क्या जीन पियाजे ने दिया, क्या हल ने दिया, क्या चॉम्स्की ने दिया, क्या स्किनर ने दिया। तो चलिए देखते हैं। भाषा विकास, जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया, संज्ञानात्मक, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया। इन्होंने 4 अवस्थाएं बताई जिनको कहते हैं यस, पी, सेंसरी मोटर आर्गन, प्री ऑपरेशनल, कंक्रीट और फार्मल। 4 स्टेजेस दिया। सेंसरी 0 से 2 ईयर के लिए बच्चों को, 2 से 7 के लिए प्री ऑपरेशनल, 7 से 11 कंक्रीट और 11 से 15 फार्मल। तो जीन पियाजे का डेवलपमेंट का डिवीजन है, तो जब जीन पियाजे पढ़ेंगे तो वहाँ बताए जाएंगे। एक बार देख लीजिए। यस मीन्स सेंसरी मोटर, संवेदी गामक अवस्था। पी मीन्स प्री ऑपरेशनल, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, 2 से 7 साल चलती है। फिर कंक्रीट अवस्था होती है जिसमें कहते हैं मूर्त अवस्था। फिर फार्मल अमूर्त अवस्था 11 से 15 साल। चॉम्स्की ने भाषा विकास का सिद्धांत दिया, भाषा विकास का सिद्धांत चॉम्स्की ने दिया। स्किनर ने अंतर सोच का सिद्धांत दिया। तो यहाँ पर क्या सही हो जाएगा, यहाँ पर सही हो जाएगा भाषा विकास का सिद्धांत किसने दिया, तो चॉम्स्की ने दिया, ऐसे होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ये हो गया 15 नंबर। तत्परता का सिद्धांत किसने दिया, तत्परता का सिद्धांत किसने दिया, क्या ये जीन पियाजे ने दिया, क्या थॉर्नडाइक ने दिया, क्या चॉम्स्की ने दिया, क्या स्किनर ने दिया। तो तत्परता का सिद्धांत किसने दिया, तत्परता का सिद्धांत थॉर्नडाइक ने दिया। अभी हमने बताया था, पिछले प्रश्न में बताया था
तत्परता का सिद्धांत किसने दिया? थॉर्नडाइक ने दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत। शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया? पावलोव ने दिया, थॉर्नडाइक ने दिया, चomsky ने दिया, स्किनर ने दिया। तो यहाँ पर क्या सही हो जाएगा? यहाँ पर सही हो जाएगा शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया? तो शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत पावलोव ने दिया। किसने दिया? पावलोव ने दिया। पावलोव के बारे में जानते हैं। पावलोव ने कुत्ते पर प्रयोग किया। किस पे? कुत्ते पर। कुत्ते पर प्रयोग। इन्होंने कुत्ते को भोजन देने से पहले घंटी बजाना शुरू किया और घंटी बजने के बाद कुत्ते को भोजन मिलता था। भोजन तो इसी तरह धीरे धीरे उसकी आदत पड़ गई। घंटी बजाने के बाद भोजन न मिलने पर भी कुत्ते को भोजन की आहट होती थी कि भोजन मिलेगा और उसका लार टपकने लगता था। यही पावलोव ने इसी पर रिसर्च किया, अनुबंधित किया समय का। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा पावलोव। शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया? पावलोव दिया। और इनका प्रयोग किस पर था? कुत्ते पर। इसे एक नाम से और जानते हैं, अनुकूलित शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत कहते हैं इसको। इस नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। एक सब्सक्राइब आपका हमारा मोटिवेशन बनता रहेगा और हम अच्छे से मेहनत करते रहेंगे और आपको इसी तरह अच्छे प्रश्न ढूंढ कर लाते रहेंगे, जिससे आपकी तैयारी बुस्ट हो और आपको क्वेश्चन लगाने में आसानी हो। तो सब लोग इसको लाइक ज़रूर करें चैनल को, और कमेंट भी करें और सब्सक्राइब भी करें।